औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम काविश और मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। बरतानिया में तकरीबन 23 अक़साम के वायरस जो है वो नमूदार हुए और ऐसे हालात में ये वायरस आए कि हम कोविड-19 के हवाले से वैक्सीन के हवाले से हमने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन उसी के साथ जिस तरह पिछले साल गुज़रते-गुज़रते कोविड-19 देखिए या इसी तरह इस वक़्त जो है अगर मैं कहूँ कि कोविड-20 भी हमारे दरमियान आ गया है और इसका आगाज़ बरतानिया से हुआ, अफ्रीका से हुआ और अब ये भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये इतना ज़्यादा फैल चुका है इस वक़्त जो है वो यूरोप में भी है, हिंदुस्तान भी पहुँच चुका है, पाकिस्तान भी पहुँच चुका है और ऐसे वक़्त में ये वायरस फैल रहा है कि हम अय्याम फ़ातिमा की तैयारी में हैं और दुनिया भर में अय्याम फ़ातिमा के हवाले से मजालिस का आगाज़ हो चुका है और हम जो है फिर एक दफ़ा फिर जो है इस नए वायरस का शिकार हैं। आपके इल्म में है कि बरतानिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ-ए-हरास है इस हवाले से कि 23 अक़साम के वायरस नमूदार हो चुके हैं और इसमें जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ये वायरस जो गुज़िश्ता वायरस था हम उसके बारे में आगाही देते थे कि अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को और बुज़ुर्गों को हम सेव करें। लेकिन ये जो 23 अक़साम के वायरस एकदम से हमारे दरमियान आ गए हैं, उससे 70% बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ रहे हैं, 70% ज़्यादा खतरनाक हैं और प्लस इसके साथ-साथ ये भी है कि नौजवानों पे इसका असर हो रहा है। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि नौजवान जो हैं, वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो हमें अपने अब नौजवानों को बचाना है, पहले हमने अपने बुज़ुर्गों को बचाया, फिर मासूम बच्चों के लिए भी हमने कोशिशें की और बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो चाहने वाले हैं, वो इस दुनिया से सिधार गए और लुक़मा-ए अजल बन गए। अय्याम फ़ातिमा की आमद के साथ ही ये नया वायरस जो है, वो लोगों में तशवीश का बायस है क्योंकि ये इस वायरस के आने के बाद फिर बरतानिया में जो हमारे अज़ाख़ाने हैं, वो जो है वो खुल नहीं पाएँगे। जैसे हमने अय्याम अज़ा में 10 दिन कम से कम हमने बेहतरीन अंदाज़ में मजालिस मुनक्किद की लेकिन ये जो वायरस आया है, ये और ख़तरनाक है। यही वजह है कि आज एक दफ़ा फिर सोचना पड़ रहा है कि और हम फिर दुआओं की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े ये जो वायरस है वो इससे हम निजात हासिल करें। आज इस अहम प्रोग्राम में जो हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे मुमताज़ आलिम दीन है कौम ईरान के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा इश्तियाक़ हुसैन काज़मी साहब हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। जी सलाम साहब। जी सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया वरहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और हमारे साथ जर्मनी से डॉक्टर ज़ैनब मुख्तार मेरे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इसमें एक दफ़ा फिर हम जो है डॉक्टर मौज़ूम जो कि जीपी हैं नॉटिंघम के, उनसे भी जानेंगे। इस वक़्त जो है अपने जीपी में वहाँ अपने ऑफ़िस में बैठे हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम का भी बहुत जल्द हिस्सा बनेंगे। वो भी हमारे डॉक्टर मौज़ूम हमारे साथ इंशाअल्लाह होंगे। मौज़ूम नबी साहब, मैं सबसे पहले आगाज़ जो है अलामा साहब आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ईरान में इस वक़्त जो कोरोना वायरस की क्या सूरत-ए-हाल है? और जबकि अय्याम फ़ातिमा का आगाज़ हो चुका है और दुनिया भर में मजालिस का आगाज़ हो चुका है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अय्याम अज़ा में भी मुश्किलात का शिकार हुए हम सब के सब, तो अय्याम फ़ातिमा में भी ये मुश्किल हमें दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पे बरतानिया में तो इदारे आज भी बंद हैं। तो तुम ईरान में जहाँ आप रिहाइश पज़ीर हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं? और कोरोना की वजह से जो वैक्सीन आई है, क्या वो लगना शुरू हो गई और उससे क्या नतीजे हासिल हो रहे हैं? जी बिल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत ये है कि मोहतरम
जो आजकल जो पोजीशन है ईरान में कोरोना वायरस की, जी जी। उसमें तकरीबन 70% जो है ना वो क्लियर हो चुका है। माशाल्लाह। कोई दिन शहर में हम मुकीम हैं कुम्बुल मुकद्दस में, हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। जी यहाँ जी। पे पहले रेड था और कुछ दिन बाद 2 वीक पहले तकरीबन रेड पोजीशन थी कोरोना की और काफी एहतियात किया गया और लॉकडाउन किया गया जी दो जी। हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर ऑरेंज हुआ, ऑरेंज के बाद आजकल जो है येलो है। सही। पोजीशन काफी कंट्रोल में आ चुकी है और वैक्सीन भी तैयार हो चुका है, जिनमें से 65 अफराद पे वैक्सीन का तजर्बा किया गया है और वो सही। कामयाब हुआ है। सही। इसी तरह से दूसरे जो सिटीज हैं जो ईरान में तकरीबन 160 जो शहर थे उनमें यह चुका था, सही। जिनमें से अभी तकरीबन कोई 30 या 25 शहर बाकी बचे हैं जिनमें पोजीशन येलो होती जा रही है या वो रेड से वाइट होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो हो चुका है और मकाम में मुआवजा में राहबरी खिलाफ की फरमाइश के मुताबिक ताकीद की गई है उनकी तरफ से कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार किया जाए, बल्कि तैयार हो चुका है, उसका तजर्बा किया जाए और मुख्तलिफ शहरों में, गाँव में, सिटी में, शहर में जाकर इनको जो है ना वो जो मरीज हैं, जब मरीज नहीं हैं, उनको लगाया जाए ताकि वो इस मूजी बीमारी वबा से बच सकें और सेव रह सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो अयाम फातिमा आपने फरमाया, अयाम फातिमा भी आ चुके हैं। ये मुहिम अयाम है हमारे गम मनाने के, जिस तरह अशूरा गुजरा लेकिन उसमें भी काफी कंट्रोल किया गया और अयाम फातिमा में भी मराठी की तरफ से और खुद जो हेल्थ में उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है ना एहतियाती तदाबीर जो है वो पेश की गई, जिनकी लोग जो यहाँ के हैं वो काफी रिएक्ट कर रहे हैं और एहतियात कर रहे हैं। सही। जी, बाकी अगर कोई इस चीज के बारे में और कोई अगर सवाल है तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। जी, बस मैं इसी हवाले से जानना चाहता कि अयाम मैंने कहा कि बरतानिया में खास तौर पे लॉकडाउन बहुत सख्त हो गया है और आपने एक अच्छी खबर इस हवाले से दी कि 70% गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल कर लिया है। उन शहरों में काफी हद तक बेहतर सिचुएशन है, तो उम्मीद की जाती है कि अयाम फातिमा मेरे ख्याल से ईरान में बहुत बेहतरीन अंदाज में फिर माने जाएंगे। जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है। भारत जो सिलसिला चल रहा है इस सिलसिले के मुताबिक इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये बड़े अच्छे अंदाज में, जिस तरह अशूरा भी हुआ एहतियाती तदबीर के साथ हुआ, मजालिस हुई, मैं भी दो ईरान में वहाँ पे मुझे भी खिदमत करने का और जिक्र करने की तौफीक हासिल हुई। वहाँ भी काफ़ी एहतियाती तदबीर के साथ वहाँ पे भी अशूरा बरकरार हुआ और मजालिस बरकरार हुई, लेकिन लोगों ने एहतियात काफ़ी की और एहतियात की ही वजह से जो है ना हो चुका है काफ़ी हद तक। और मराजे जो किराम हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, हज़रत अयतुल शराजी, हज़रत अयतुल्लाह सुबहानी, साफ़िया गुलगानी, हज़रत अयतुल्लाह नूरी हमदानी और हज़रत अयतुल्लाह वहीद खुरासानी, इन्होंने काफ़ी तदबीर बयान की हैं। एक तो सेहत के लिहाज से कि डॉक्टर हजरात जो भी फरमा रहे हैं उनके मुताबिक एहतियात किया जाए, अपनी जान का दिफा करना ये लाजिम है और वाजिब है। और इसी तरीके से उनके रूहानी इलाज भी है। मसला इलाज जिस्मानी और रूहानी इलाज दोनों है यहाँ पे मौजूद। अभी हमारे यहाँ हमारी इस प्रोग्राम में हमारी सिस्टर ज़ैनब साहबा भी मौजूद है और डॉक्टर मुअज़्ज़म ज़ैदी साहब भी मौजूद है, हमारे बिरादर। तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें जो है ना वो डॉक्टरी हिसाब से जो वायरस का कंट्रोल है किस तरह किया जाए और कैसे फैली उस नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये फ़कत दो अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना 2 किस्म की बीमारी होती है इंसान में। एक है जिस्मानी जिसका इलाज होता है और इसके डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं, और एक है रूहानी। जी जी,
जो रूहानी मरीज है ना, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। हम्म। तो इलाज रूहानियों के पास है, सही मसा उलमा के पास है, फोकाहा के पास है, मनाजिर के पास है, या अहल बैत के सही। पास है, जो उन्होंने दुआओं के बारे में जिक्र फरमाया। जिस तरह हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सहीफा सज्जादी दुआ नंबर 7 में जो हर बला की दूरी के लिए और महफूज रहने के लिए उन्होंने बयान फरमाई, और आबर मकाम में राबरी ने भी इसकी ताकीद की कि ये दुआ आप हमेशा 40 दिन तक मुसलसल करते रहें, ताकि आपकी जान और ये महफूज रह सके। ठीक और इसी तरह से ठीक। रूहानी हजरात ने काफी बयान फरमाया है। और सही। अगर मजीद है सवाल ठीक वगैरह तो मैं ठीक आपकी खिदमत ठीक। में हाजिर हूँ और बयान करूँ। ठीक है अलामा साहब, मैं डॉक्टर ज़ैनब मुख्तार साहिबा की तरफ जाऊंगा। और मैं डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल, जैसे कि हमने पिछले साल देखा कोविड-19 में, वो भी दिसंबर का महीना था। ये थोड़ा नवंबर के अंदर इस तरह के हालात आ गए कि 23 इकसाम के नए वायरस जो है बरतानिया में जो है वो आ गए हैं, और वो कहा जाता है कि 70% ज़्यादा खतरनाक है, और नौजवान इससे मुतासिर ज़्यादा होंगे। जबकि हमने पहले सुना था कि बुजुर्ग और बच्चे जो कोविड-19 से मुतासिर ज़्यादातर हो रहे थे। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं कि ये एक बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये फिर तेज़ी से पूरी दुनिया में जो है इसका सफ़र भी हो रहा है, तो किस तरह से देखती हैं इस नए वायरस को आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी तमाम लोगों को कि हुँ, वायरसेस जो हैं, तमाम किस्म के वायरसेस, चाहे वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस हो, फ्लू का वायरस हो या दूसरे ऐसे सिमिलर वायरसेस हों, तमाम जी, जी। वायरसेस चेंज होते हैं, अपनी हुँ, डेवलपमेंट के साथ-साथ। तो सही, ये अनहोनी बात नहीं है, वायरस का ठीक, म्यूटेट होना या वायरस का चेंज होना। अब सही। जो दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब वायरस म्यूटेट होता है या एवोल्यूशन होती है, हमारी तरह इंसानों की तरह वायरसेस में भी एवोल्यूशन होती है। तो सही। उसके असरात क्या हो रहे हैं? क्या वो ज़्यादा डेंजरस हो रहा है या क्या वो हुँ, ज़्यादा उसका ज़्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है? तो पहले जी, तो मैं ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि जी, हमारे पास मेडिकल साइंस के डेटा के हिसाब से इस वक़्त ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये हुँ, वायरस जो म्यूटेट हुआ है, ये ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा कोई सही, मेडिकल एविडेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी ठीक, बात ये कि हाँ, ये एविडेंस ज़रूर है कि जो ये म्यूटेटेड वायरस है या जो ये वायरस थोड़ा-सा चेंज हुआ है या एवोल्यूट हुआ है, इसकी हुँ, ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट ज़्यादा जल्दी हो सकता है एज़ हुँ, कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वायरस। मतलब ये सही, जल्दी फैलने वाला स्ट्रेन है। हुँ, तो जो सही, इम्पोर्टेंट बात है मुल्कों के लिए, लोगों के लिए, वो ये है कि जो हुँ, वायरस 1 हफ्ते में 2 लाख लोगों को होता था या फैल जी, सकता था, वो 1 हफ्ते में 20 लाख लोगों को फैल सकता है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल। हुँ, तो जी, ये इम्पोर्टेंट बात है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ जो हैं, वो प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं या हुँ, मोहतात रह रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। हुँ, एयरलाइन्स वग़ैरह, ये जो जी, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये ज़्यादा खतरनाक है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह से सुना तो ये जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान से भी खबरें आ रही हैं, हिंदुस्तान से भी खबरें आ रही हैं, यूरोप से भी आ रही हैं कि लोग इसमें भी लुक़्मा अजल बन रहे हैं, इसमें भी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पे बरतानिया में तो बहुत तेज़ी से इतना ग्राफ़ ऊपर गया है जितना पहले कभी नहीं गया। तो आप क्या कहेंगी कि ज़ाहिर ये है बात तो ठीक है खतरनाक है? कि जब जब जी। केसेस बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा नज़र आएगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आएँगी। लेकिन इस बात को भी सोचिए कि जब बर्डन ऑन द हॉस्पिटल्स बढ़ जाता है, जी, जब जी। हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तब सर्विस हुँ, डिलीवरी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो सही। जिस तरह की यूके का सिस्टम अभी बिल्कुल ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि बहुत हुँ, ज़्यादा केसेज़ हो चुके हैं और सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है उनको सही। केयर प्रोवाइड करने की। तो हुँ, डेफ़िनिटली हुँ, उसकी इम्पैक्ट भी होती है और हुँ, जैसे-जैसे केसेज़ ज़्यादा होते जाते हैं, वैसे-वैसे डेथ रेट भी हाई होता जाता है
और हेल्थ केयर हुँ, सिस्टम की कंजम्पशन की वजह से भी इस पे इम्पैक्ट आता है। तो जो हुँ, ट्रांसमिशन है, बेशक ज़्यादा है इस वायरस का, लेकिन हुँ, सिवियरिटी की हुँ, ज़्यादा होने की अभी कोई ऐसा एविडेंस, मेडिकल एविडेंस ऐसा कोई पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, हुँ, ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोगों को हुँ, मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम फैटीग हो सकता है, कंज़म्पशन हो जाएगी आपकी सर्विसेज़ की, डॉक्टर्स की, हुँ, जगहों की, आईसीयू बेड्स की। तो ज़ाहिर है हुँ, फिर केयर नहीं मिल सकेगी। जिन लोगों को केयर मिलने की ज़रूरत है, हो सकता है बेड्स कंज़्यूम हो जाएँ, जगहें कंज़्यूम हो जाएँ। तो हेल्थ केयर हुँ, हुँ, सिस्टम कोलैप्स होने का एक इम्पैक्ट है, जो कि शायद बड़ी इकोनॉमीज़ तो बर्दाश्त कर सकें, लेकिन जो हुँ, मिडल इकोनॉमी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये बात खतरनाक हो सकती है। हुँ। सही, सही। अलामा साहब, ये जो वायरस यहाँ आया है, ये बहुत खतरनाक, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा मतलब हमारे जो लोग हैं, ज़ाहिर है नौजवानों पे इसका ज़्यादा असर होता दिखाई दे रहा है कि नौजवान इससे ज़्यादा मुतासिर होंगे। यही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफ है यहाँ पे, खास तौर पे बरतानिया में, यूरोप में। तो आपके वहाँ क्या इसकी कोई तैयारी की जा रही है कि अगर कोई ऐसा वायरस आता है, तो उसपे कंट्रोल पाया जा सकता है? गवर्नमेंट ऑफ ईरान इस पे क्या काम कर रही है? अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा नमकी, जी, उन्होंने बयान दिया है, आज खबरों में भी आया है, बार बार आ रही है हुँ, कि ये वायरस जो है, जो नई लहर आने वाली है, जी, उससे पहले कि वो नई लहर आ जाए और उसमें यंग या मसलन बच्चे वगैरह वो सारे उसमें मुब्तला हो जाएं, उसका हुँ, हुँ, शिकार हो जाएं, उससे पहले पहले कोई कंट्रोल किया जा सके इसका। सही। और ये तदबीर जल्द से हो रहे हैं, उनकी मीटिंग हो रही है हुँ, कंट्रोल करने के लिए। हुँ, और इसी तरह से वो रुख कर रहे हैं मराजी की तरफ, फोकाहा की तरफ के, वो भी डॉक्टर्स वगैरह साथ का साथ दे रहे हैं कि हुँ, लोगों से ये है कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उनका, उससे हाँ, परहेज करें और वहाँ न जाएं, और ज़्यादातर उनका घर में रहना, ये हुँ, उनके सेव होने की एक यकीन दहानी करे। और सही। इसमें कोई भी हो, मसलन यहाँ पे एक सवाल हुआ चले, हुँ, जब हुँ, ये वायरस फैला और शुरू हुआ, वायरस इराक में फैला या ईरान में शुरू हुआ या दूसरी कंट्री शुरू हो गया वायरस, उसमें जी, जी, जहाँ उनसे सवाल हुँ, किए गए चंद, और हुँ, क्या वजीफा बनता है, सही। आया एक शख्स को वायरस है, वो मुब्तला, उसको बीमारी आ चुकी है, हुँ, उस हुँ, बीमारी का शिकार हो चुका, आया सही। उसका गैदरिंग में जाना या हुँ, जैसे मजालिस में जाने, जहाँ पे लोग ज्यादा हैं, जमीयत है, इज्तिमा है, उनको जी, क्या जी, करना चाहिए। ठीक। तो हजरत ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो ये है कि पहना चाहिए, महफूज होना चाहिए, अपनी हुँ, हिफाजत करना वाजिब है, जान की दिफा करना वाजिब है, जी, जी, माल का दिफा करना वाजिब है। और दूसरा, जी, वो शख्स ये जानता भी है कि मुझे वायरस है जी, जी, और मैं इसका हो चुका हूँ, हुँ, करना चाहिए कि वो दूसरे इज्तिमा में, गैदरिंग में न जाए और परहेज करे। हुँ, अगर सही। वो गया और वहां जाके उसने किसी और को मुब्तला कर दिया, हुँ, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, दूसरा हुँ, शख्स हुँ, फौत हो गया, तो इसके हुँ, ऊपर दिया वाजिब है। हाँ, लिहाजा सही, इसकी वजह से उसको बीमारी हुई है। सही। फिर हजरत ने फरमाया कि अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं और बीमारी से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो घर में रहें, हुँ, कुरान हुँ, करीम की तिलावत करें, हुँ, सदका दें, ज़कात दें और हुँ, मदद करें। और जो हुँ, लोग भी शिकार हैं, या बस सब कोई मजदूर शख्स था, बेचारे सही। किसान है, हुँ, वो खेत करता है, वो बाहर से नहीं जा रहा, मसलन शहर में रहता है लेकिन बाहर नहीं जा रहा, सही। दुकानदार है, वो तो अपने उनकी शॉप बंद हो चुकी है, मैंने बंद हो चुका है, पूरी दुनिया सही, में फरूज हो चुकी है। तो ठीक है। दूसरे मुसलमान का, दूसरे मोमिन का, दूसरे शख्स का ये वजीफा है कि वो उसकी माली मदद करे, उनको हुँ, राशन पहुंचाए, सही। हाथ से हमदर्दी।
खुद की भी हिफाजत करे, दूसरों की भी हिफाजत करे, सही, ये जरूरी ठीक, बनता है। शरीर ठीक, यही है। ठीक, और इस ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह पर कंट्रोल हो रहा है। मैं अपनी बात को लंबा ना करूं, ताकि हुँ, इस सिस्टर को और हमारे ब्रदर को, डॉक्टर साहब को भी मौका दिया जाए, वो भी अपने हालात से हमें हुँ, नवाजें और हम मुशर्रफ हों। तो जी, बहरहाल काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। हमारे जो जवानों में नजायज अगर वगैरह बंद किए गए हैं, वो अगर क्लोज किए गए हैं, उसमें हुँ, मराज हमने भी डॉक्टर वगैरह का साथ दिया है कि सही, ज़ियारत करना मुस्तहब है, लेकिन अपनी हुँ, जान की हिफाजत करना क्या है। न खुद ठीक, भी अपनी हिफाजत करें और दूसरों को भी इस बीमारी से महफूज रखें। ठीक, ठीक, तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है बड़ा मैम, काफ़ी। ठीक। जी जी। अलामा साहब बिल्कुल सही फरमाया। मैं डॉक्टर मौज़ूम रफ़ी साहब ने भी जॉइन कर लिया और इस वक़्त वो खुद भी अपने जो क्लिनिक में मौजूद हैं, जीपी में मौजूद हैं और बेतहाशा खिदमात अंजाम दे रहे हैं और यकीन रखें हमें जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर साहिबान, इनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है क्योंकि ये पूरी कौम को ज़ाहिर है ज़िंदगियाँ दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, उनके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। मसरूफ़ियत के बावजूद आपने हिदायत टीवी के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया और सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा क्योंकि आप ज़ाहिर नॉटिंघम में आप जीपी हैं और बर्तानिया की जो हालात हैं इस वक़्त जिस तरह आपके इल्म है कि लंदन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर है और दूसरे शहर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और ये क्रिसमस से पहले बहुत खौफ़नाक हद तक बढ़ गया ये सिलसिला। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो 23 इक़साम नई आई हैं, उस पे आपका क्या आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया और अल्लामा साहब को भी इसमें मदऊ किया ताकि एक शरई तौर पे भी इसको कवर किया जा सके टॉपिक को। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे आपने ज़िक्र किया कि आजकल जो हालात हैं उसके उसके हुँ, हवाले से देखिए कल तक की और आज की जो फ़िगर्स हैं उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल एडमिशन्स इस वक़्त यूके में है, उसके हिसाब हुँ, से हम जो अप्रैल में इसका पीक था, उससे ज़्यादा जी, जी। ऊपर चले गए। जी हाँ, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल एडमिशन उससे बढ़ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग और तशवीशनाक बात है। हुँ, उसी के हुँ, साथ-साथ नंबर ऑफ़ केसेज़ ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, जब भी हॉस्पिटल एडमिशन्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत सही। अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है, स्पेशली अभी रिसेंटली फेस्टिवल सीज़न है, लोगों को थोड़ा बहुत मिलना-जुलना भी हुआ, हालाँकि गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी हद तक जी। कंटेन किया, लिमिटेड किया डेज़ को, तो उसका फ़ायदा हुँ, ज़रूर होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक्सपेक्टेड है कि शायद आने वाले दिनों में नंबर ऑफ़ केसेज़ मज़ीद बढ़ें, जिस तरह से एक ट्रेंड हम अभी देख रहे हैं। जहाँ तक आपने हुँ, सवाल किया, लंदन में केसेस बढ़े हैं, पर्टिकुलरली साउथ इंग्लैंड में और कुछ और हुँ, एरियाज़ में, और नई स्ट्रेन भी आई है। तो उस नए जी हाँ, स्ट्रेन के आने की वजह से ये हुआ है कि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े। सही। और ख़ास तौर पे लंदन में, साउथ इंग्लैंड में इसमें केसेस में बहुत इज़ाफ़ा हुआ, और ये भी देखा गया कि अ, आप ये समझ लें कि मिड दिसंबर में जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस थे, तो कहा ये जा रहा है कि शायद हुँ, उसके 2/3 वो नए वेरिएंट की वजह से। अगर आप ठीक, कहें तो एक्सप्लेन मज़ीद कर देता हूँ कि ये वेरिएंट क्या है, क्योंकि लोग आजकल उसके ऊपर काफ़ी जी, डिस्कशन जी, कर रहे जी। हैं। हुँ, हुँ, तो देखें, सबसे पहले ये जो कोरोना वायरस है, ये एक ख़ास किस्म का वायरस है जिसको आरएनए वायरस कहते हैं। मुख्तलिफ़ हुँ, अक़साम होती हैं वायरस की, उसमें ये एक आरएनए वायरस है। और सही। ये एक वायरस की ज़िंदगी में, वायरस की मल्टीप्लिकेशन में ये एक तरह का नॉर्मल फिनोमेना होता है, या कह लें कि हुँ, कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो कभी-कभी उस हुँ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सही। और उस प्रॉब्लम के आने की वजह से, जिसको हम मेडिकल टर्म में म्यूटेशन कहते हैं, और वायरस में थोड़ी बहुत हुँ, कोई चेंज उसकी वजह से आ सकती है। तो सही। ये कॉमन फिनोमेना है, ये चलता रहता है। कभी उस म्यूटेशन की वजह से वायरस में फ़र्क पड़ता है, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, ज़्यादा ट्रांसमिशन हो जाता है, कभी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हुआ ये हुँ, कि इस दफ़ा जो उसमें म्यूटेशन आई, तो एक साथ उसमें 17 ऑल्ट्रेशन हो गई, सही। जो कि एक बहुत बड़ी तादाद थी। उसकी ठीक। वजह से जो उसकी ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हुँ, और हुँ, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये जो इससे पहले मुकाबले में ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी वजह से सही। जी, जी डॉक्टर साहब की
आवाज़ डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हम तक। जी, जी डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, जी अब आ रही है बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। जी, सॉरी। तो जी, इसी 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 ट्रांसमिशन बढ़ी और नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़े। सही। जी, मैं कह रहा था कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और नंबर ऑफ हुँ, केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो हुँ, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इसको कंटेन करने के लिए हर कोई अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप इस वक़्त जीपी में मौजूद हैं, क्या आपके भी जहाँ आप इस वक़्त मौजूद हैं, वहाँ पे भी इस तरह के केसेस तेज़ी से आ रहे हैं? देखिए अभी क्योंकि ये नई चीज़ है और अभी डेवलपिंग और इवॉल्विंग सिचुएशन है, इतना हमने यहाँ हुँ, पे अभी सुना नहीं है। जो अभी तक केसेस हैं ज़्यादातर लंदन में, साउथ में, कुछ वेल्स में और कुछ सुनने में आया हुँ, कमरिया की साइड पे। ऑब्वियसली और जगह सही। पे भी शायद होंगे, ये टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, जी, जी। देखिए कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी चेंजेस आए, लेकिन हुँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए हमारा मोहताज है। ये खुद से जी हाँ, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता जब तक बिल्कुल, हम बिल्कुल। इसको पहुंचाएंगे नहीं। तो हुँ, कितने भी वेरिएंट आ जाएं, कितने भी चेंजेस हों, हमारी हुँ, जिम्मेदारी वही है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, हाथ धोने हैं, मास्क पहनने, ग्लव्स पहनने, हुँ, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी मेजर्स हैं उसको फैलाव को रोकने के लिए। तो कोई भी हुँ, वेरिएंट हो वो चीज़ चेंज नहीं होती, बल्कि क्योंकि ये ट्रांसमिशन ज़्यादा है तो हमारी जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। जब तक हम इसको सही, फैलने का मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे वायरस नहीं फैलेगा। सही, सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पे अलामा साहब की तरफ आऊँगा पहले डॉक्टर साहिबा की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहिबा जैसे कि डॉक्टर साहब ने इस हवाले से बड़ी अच्छी मालूमात दी और तो आप इसको किस तरह से देखती हैं जो इस वक़्त क्योंकि ये खौफ तो यही है जो कि हम बर्तानिया में देख रहे हैं या ख़ास तौर पर लंदन में देख रहे हैं कि जनाब ये जो तेज़ इक़साम के जो वायरस हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं और इसीलिए सख्तियाँ भी हो रही हैं यहाँ पे और तो उसको आप कैसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम खुद ही उसको आगे तक फैलाते हैं तो हमें कंट्रोल कर लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं चलता क्योंकि ये वायरस बाद में आता है सामने, तो जब तक वो फैल फैल चुका होता है। डॉक्टर साहिबा की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर मौज़म ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है जी, और जी। वो ये है कि ये वायरस म्यूटेशन होने के बाद ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो रहा है, फैल बहुत जल्दी रहा है। तो ये हमारे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है अब क्योंकि हम ही इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारे ऊपर जो एहतियाती तदाबीर है, ज़ाहिर है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पर्सन हमारे ऊपर ज़्यादा आ गई है। तो ख़ास सही। तौर पे वो ममालिक जिनके हेल्थ केयर हुँ, सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मतलब सही। जब एक ब्रिटेन के हेल्थ केयर सिस्टम जो कि बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम कहलाता है, जब वो हुँ, इतना कंज़्यूम हो चुका है, ओवरबर्डन्ड हो चुका है, तो हुँ, आप सोचिए कि जो कंट्रीज़ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ हुआ है या रिसोर्सेज़ हुँ, ज़्यादा नहीं है, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर उन्होंने सही। एहतियाती तदाबीर नहीं ली, तो हुँ, हुँ, ये उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। इसकी 2 वजूहात हुँ, हैं। एक सही। वजह ये है कि ये सिर्फ़ ब्रिटेन में नहीं आया है, नया जो स्ट्रेन है, ये अभी तक हुँ, 20 ममालिक में आ चुका है, डिटेक्ट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू सही। द डेटा। हुँ, और ब्रिटेन में क्योंकि पहले आया था तो ज़ाहिर है फैला जल्दी और जब वो फैला जल्दी तो उसकी टेस्टिंग फिर शुरू होनी हुई। फाइंड हुँ, आउट करना शुरू किया लोगों ने, कि क्या अब हमारे मुल्क में भी तो नहीं आ रहा? तो अब जब उन्होंने हुँ, फाइंड आउट करना बहुत विजिलेंट तरीके से शुरू किया तो उनको पता लगने लगा। इंडिया ने पता हुँ, लगाया 6 केसेज़ आ गए, साउथ अफ्रीका ने पता लगाया, स्पेन ने पता लगाया, फ़िनलैंड ने लगाया, स्वीडन ने लगाया, अभी हाल ही में हुँ, जर्मनी में भी हुआ है। तो ये जी। स्ट्रेन इज़ गोइंग एवरीवेयर। तो हुँ, अब जैसे ही ये दूसरे मुल्कों से आ रहा है, उनकी कोशिश ये है कि ये इसको कंटेन करें, इसको फैलने ना दें इस स्ट्रेन को। क्योंकि हुँ, ये ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन है क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। 60%
हायर ट्रांसमिशन है इसकी पिछले कोरोना वायरस के हिसाब से। तो पहला खतरा हेल्थ केयर सिस्टम के ओवरबर्डन होने का। दूसरा खतरा ये है कि हम अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो हमारी एहतियाती तदाबीर तो वही जो हमें करनी थी, बल्कि हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी। और वैक्सीनेशन भी जो ममालिक हैं यूएस, यूके और यूरोप या डिफरेंट अदर कंट्रीज, वैक्सीनेशन भी उनका एक प्लान है जो कि एक पूरे साल के ऊपर है कि पहले फेज में कौन वैक्सीनेट होगा, दूसरे फेज में कौन होगा, तीसरे फेज में कौन होगा। सो इट्स अ कंप्लीट 1 ईयर प्लान, मोर देन 1 ईयर मे बी। तो लोगों को खतरा तो अपनी जगह पे मौजूद है, और वो खतरा बढ़ गया है क्योंकि ट्रांसमिशन वाला वायरस अब आ गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड वी आर नॉट प्रोटेक्टेड, हम अभी इस वक्त वैक्सीनेटेड नहीं। जी डॉक्टर साहब, वो फिर वही बात कि मैं ये इसी वजह से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। पहले भी थी कि हमें डिस्टेंस रखना था, मास्क पहनना था, सैनिटाइज करना था हाथों को, लेकिन अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये तो एक तो तेजी से फैल रहा है, और दूसरा है कि फौरी तौर पर सामने नहीं आता, तो हम ये चीज बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा चुके होते हैं। तो इसके कैसे हम किस तरह पता चलेगा कि जनाब ये हमें हो गया है? मतलब फौरी तौर पर नहीं पता चल सकता है। डेफिनेटली डॉक्टर मौजम भी इस पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी ये बताऊंगी कि जो इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, जो कि कार्डिनल सिम्टम्स हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के ही सिम्टम्स हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स नहीं होते, और अनयूजुअल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। लेकिन बुखार, फटीग, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इनिशियल सिम्टम्स के तौर पे एक नॉर्मल वायरल फ्लू की सिम्टम्स के तौर पे मिलते हैं, मोस्टली मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा अनयूजुअल सिम्टम्स भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक ठीक है। मैं अलामा साहब से बात जानना चाहूंगा इस हवाले से, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, वैक्सीन के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और वैक्सीन जो आ चुकी है इसके बारे में हमें आगाही दी, और बहुत सी मालूमात हमें हासिल हुई इस प्रोग्राम में। मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक अब वैक्सीन आने के बाद एक नया जो है चीज सामने आ गई, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक हैं या हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसमें दूसरे ममालिक हैं, कुछ फतवा सामने आने शुरू हो गए, कुछ ये बातें आना शुरू हो गई जनाब ये वैक्सीन जो है लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, नई बहस ने जन्म ले लिया। तो हमारे जो अकायद के लोग हैं, जो पाकिस्तानी हो गए, हो गए, या और जो हमारे जो काम है, वो क्या फरमाते हैं, उनके क्या फतवात हैं इस हवाले से कि हम उन्होंने किस तरह से हमारी कौम को, हमारे लोगों को मुतवज्जह किया है और बताया है कि हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सब बेऔलाद होंगे, बांझ हो जाएंगे, ये काफी मसाइल सुनने। लेकिन जो यहाँ का जो फौका के जो नजदीक है, वो दवा के तौर पर देखिए, एक हुकूम अवलिया होता है, दूसरा सानवी होता है। अवल ये है कि आपको जो है ना मसलन नमाज पढ़नी है और आपको पानी से करना है, और आपको आपके लिए वाजिब है, बगैर नमाज नहीं होगी। से बस रहा नहीं, आप बदन के लिए नुकसानदेह है, तो फिर वही पानी आप मुजर है नुकसानदेह है, तो उस पानी से वुजू करना के लिए नहीं है, बल्कि आप क्या करें, तयम्मुम करें। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो क्या करें, आप तयम्मुम करें, ठीक है, क्योंकि अपनी जान का वो दिफा। अगर इसी तरह से अगर दवाई के लिए लगाए जब से गुजर भी ना हो, की बातें हो रही हैं, लोग ये बातें पूछ रहे हैं और सवालात भी कर रहे हैं, भी जवाब भी दे रहे हैं मराजे से या फुकाहा से कि शरई लिहाज से कैसा है, कह रहे खजीर की चर्बी से क्या किया गया है, बस इसमें फिलहाल चीजें हराम चीजें मिक्स की गई हैं, जिससे ये बस वैक्सीन तैयार हो रहा है, और
मुज़र है, नुकसानदेह है। अगर वो नुकसानदेह है तो फिर उससे परहेज की जाए। अगर बेतौर नुकसानदेह नहीं है तो फिर उसे इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर जो ईरान में है रहबर आज़म हजरत अयतुल्लाह ख़ामेनी सुप्रीम लीडर जो हैं यहाँ के मुजतहिद भी हैं, उनके नजदीक है कि वो ये फरमाते हैं कि ज्यादातर अपने ही मुल्क में की जाए और अपने ही मुल्क में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि उनको महफूज रखा जा सके इस बीमारी से। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और मुसलसल जिस तरह ये वायरस हो गई, दूसरी बीमारियां, बाद बीमारियां ऐसी हैं फैल नहीं रही उस तरह करती। जिस शुगर है, अगर शुगर पेशेंट है तो वो शुगर आगे नहीं फैलती, लेकिन ये जो वायरस है खतरनाक तरीन वायरस है, लिहाजा इसके इलाज के लिए मुआवजे और इलाज मराजे ने भी शरीय लिहाज से फतवा दिए। इससे कोई मुज़र नहीं है, जायज़ है वैक्सीन लगाना। अगर ये मुज़र है, जान के लिए नुकसानदेह है, तो फिर ना लगा जाए, परहेज की जाए। सही। तो अलामा साहब, जो लोग ज़ाहिर जिन ममालिक में ये मेडिसिन नहीं बन पा रही, उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो चाइना हो, यूके हो, अमेरिका हो, दूसरे ममालिक से, तो वहाँ पे जो जिन लोगों ने इस तरह के इश्यूज उठाए हैं, तो वो वहाँ के जहाँ इस तरह की रिसर्च नहीं हो पाई, तो वो क्या करेंगे बेचारे? उन्हें तो लगवानी पड़ेगी ना, क्योंकि और दूसरा ग्रुप जो है वो इसके खिलाफ है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही शरीय लिहाज से जान का दिफा करना वाजिब है। देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आपके खिदमत में कि अभी शराब है, शराब ड्रिंक करना ये हराम है, और खंजीर का गोश्त मीट वो भी हराम है। लेकिन जो हुक्म सानवी अगर कोई चाह नहीं है, अभी जान बचानी है, तो शराब के कतरे के जरिए से बचेगी, नहीं है। शराब पीने के जान नहीं बच सकता, या गोश्त खाने से जान नहीं बच सकता। हुक्म सानवी क्या कि अपनी जान को बचे, अगर चाहे वो खंजीर के गोश्त खाने से बच जाए। लिहाजा इसी तरह से अगर किसी मुल्क में मेडिसिन नहीं है, जिस तरह अभी ईरान में पाबंदी लग गई थी मेडिसिन की, नहीं आ रहा था, मेडिसिन में पाबंदी है। ये इंसानियत के कातिल है जो लोग पाबंदियां लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये इंसानियत के लिए जो हमदर्दी इंसानियत के लिए है, इंसानियत की खिदमत खाल करना ये वाजिब है, जरूरी है, हर एक का बनता है। तो लिहाजा इसलिए वैक्सीन लगाना, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अपने आरएस को, कि वैक्सीन लगाना अगर जान के लिए, दिफा के लिए है और मुज़र नहीं है, जिनसी लिहाज से, के लिहाज से, या चीजें जो वावेला शुरू हो गया है काफी मुल्कों में, अगर उसमें नहीं है तो मुज़र नहीं है, तो फिर ठीक है। अगर मुज़र है, नुकसानदेह, तो फिर जायज नहीं है। लेकिन रही बात उन मुल्कों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिसिन बना सकते हैं, उनको कोई चारा नहीं, मंगा रहे हैं कि यहाँ से बरतानिया से मंगाएंगे, यहाँ से यूरोप से मंगाएंगे, किसी भी किराए से मंगाएं, लेकिन दवा के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी जान बच जाए, महफूज रहे। सही, ठीक है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जैदी साहब आपसे इसी हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहस शुरू हो चुकी है, जिसको बिल्कुल अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो वायरस वैक्सीन बनी है, इस वैक्सीन में कुछ खतरनाक चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खवातीन को ना लगाई जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इसमें चर्बी है, मौजूद है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये बातें सच हैं? सही। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं, मुझे 2 वीक हो गए वैक्सीन लगवाए हुए, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल अभी ठीक ठाक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, वैक्सीनेशन जो है एक बहुत ही नोन और इस्टेब्लिश्ड तरीक़ाकार है बीमारियों से बचाव का, जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत ज़माने से मौजूद है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद व शुमार के मुताबिक जो अभी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, उससे सालाना तकरीबन 3 मिलियन लोगों की जान बचाई जाती है। तो सबसे पहले तो
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशंस का बैकग्राउंड क्या है और उनकी क्या अफादियत है। तो बिल्कुल। इसी लिहाज से अब ऑब्वियसली ये अब जो हम पेंडेमिक में हैं, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हमने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी, नहीं और देखी, चीज़ें बिल्कुल। बहुत तेज़ी से आ रही हैं, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और जी हाँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से तरह-तरह के मैसेज सर्कुलेट करते हैं, तो जी हाँ, जी हाँ, लोग बिल्कुल। चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, और हुँ। उसमें ये भी होता है कि काफ़ी सारी नेगेटिव बातें जो नहीं होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा और कुछ अ, गलत मालूमात, उसकी वजह से वो जी, लोग उन चीज़ों से घबराते हैं। अब ये जो जी। वैक्सीन है, जैसे हम अगर यूके की बात करें, यहाँ पे इस वक्त फाइज़र की वैक्सीन अवेलेबल है। हुँ। इस वैक्सीन जी, में जी। कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, हुँ। जो जो उसके बारे में मैंने मालूमात दी है, उसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। सही। लोग कुछ कहते हैं कि ये जाके डीएनए को चेंज कर देगी। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम हो। देखें, जब हुँ। भी वैक्सीन बनती है, एक बड़ा लंबा उसका अमल होता है, उसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं जिससे जी। हाँ, डॉक्टर साहब तो की आवाज़ आ रही है आवाज़ मेरी? नहीं आ रही। जी, जी, अब आ रही है। बोलिए। आवाज़ आ रही है? जी, जी, डॉक्टर जी, प्लीज़। जब वैक्सीन बनती है तो उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिन जिन फेजेस से वो गुजरती है, और हुँ। जी। उसमें उसकी अफादियत के साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि उसके क्या नुकसान मुमकिन हैं। तो हुँ। इन सब मराहिल से गुजर के वैक्सीन बनती है, और जब एक तसली बख्श चीज़ सामने आती है, उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है। तो जब ये वैक्सीन सही। बनी है, इन सब मराहिल से गुजरी है, या यूके में या अमेरिका में और दीगर कंट्रीज़ में, उनकी अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जो जैसे यूके में MHRA है, जो कि एक हुँ। इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसने इस हुँ। वैक्सीन को पूरा अच्छी तरीके से एग्जामिन किया, उसकी चीज़ों को देखा, और जब वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये वैक्सीन अब लगाई जा सकती है। तो ये सब ठीक। एक प्रोसेस से गुजर के आई, उसकी हुँ। इफ़ादत के साथ साथ उसके मुमकिना नुकसानात, प्रॉब्लम्स को देखा गया, और फिर उसको उन्होंने हुँ। अप्रूव किया। और अभी तक ठीक। तकरीबन कुछ दिनों पहले के जो फिगर्स हैं, मोर देन 500,000 लोगों को यूके में वैक्सीन लग चुकी है, और अभी तक कोई हुँ, ऐसी हुँ। मेजर प्रॉब्लम्स सामने नहीं आई है इसकी वजह से। तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जी, एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जी, लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे आपने कुछ जिक्र किया प्रॉब्लम्स बच्चों का, और ये कि जी, प्रेग्नेंट औरतों को नहीं दे सकते। देखिए, एक चीज़ जी, है, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं है कि इसकी वजह से प्रेग्नेंट औरत को या बच्चों को, या फिर जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनको कोई नुकसान होगा। अभी मामला ये हुँ, है, क्योंकि ये चीज़ बहुत नई है, इसमें इतना एविडेंस नहीं है कि उस चीज़ को सपोर्ट करें कि ये इनमें अभी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जैसे जैसे टाइम आगे ठीक। गुजरेगा, मज़ीद एविडेंस, मज़ीद हमारे पास मालूमात और डेटा आता रहेगा, और फिर हुँ, इंशाल्लाह कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि प्रेग्नेंट ख़वातीन, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों के हवाले से मामला मज़ीद वाज़े होंगे। तो ऐसी कोई चीज़ अभी यहाँ मौजूद नहीं है जो ये कहे कि उनके लिए नुकसानदेह है, नहीं, बल्कि असल मामला ये है कि अभी हमारे पास इनफ मालूमात नहीं है उसके बारे में, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से ही आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी कोई वैक्सीन तैयार की जाती है, और जैसे हमने पहले भी देखा पोलियो के हवाले से, खुन्नस के हवाले से, काली खाँसी के हवाले से, जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई तो एक प्रोपेगेंडा उसके हवाले से किया गया, और यही वजह है कि आज तक जो है हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ये प्रॉब्लम आई कि आज भी बच्चे जो हैं वो माज़ूर हो रहे हैं, और परेशानी यकीनी तौर पे वहाँ पे है। लेकिन आज वो तमाम लोग मानने के लिए तैयार हैं कि जनाब ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए थी, तो ये हालात ना होते। तो क्या आप समझती हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा इस वक़्त इस वैक्सीन के हवाले से चल रहा है, वो भी इसी नौइयत का, इसी तरह का है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये समझें, अब जैसे डॉक्टर मौज़म ने जो ओवरव्यू दिया है, वो एक जी, फ़िज़िशियन है, उन्होंने उस हिसाब से एक ओवरव्यू दिया है। मैं सही। एक रिसर्चर के हवाले से ओवरव्यू दूँगी। जब जी, प्लीज़। वैक्सीन्स को बनाया जाता है, तो उनकी ऑथराइज़ेशन का जो अमल है, होते हैं। हुँ, हुँ, इस हुँ, वक़्त जो वैक्सीन्स ऑथराइज़्ड हैं, हुँ, उनको हुँ। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन मिली है फ्रॉम जी, एफडीए, और सही। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन के लिए कुछ डेटा दिखाना शर्त होता है, और इस जी, जी। वक़्त भी वो ट्रायल्स कंटिन्यू हो रहे हुँ, हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फाइज़र वैक्सीन है, उसके जो हुँ, रिज़ल्ट्स हैं,
वो तकरीबन 45,000 लोगों के ऊपर टेस्ट होने के बाद उसके जो रिजल्ट्स निकले हैं, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने ये बताया कि 95% मोस्ट प्रोबेबली ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी और वो ट्रायल इस वक्त कंटिन्यू है, मतलब वो बंद नहीं किया गया, लेकिन उसको एक इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज कर दिया गया है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की। जी और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि यूके में उनकी एक अपनी बॉडी है MHRA, इस तरह से यूरोप में यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन है, इस तरह से सऊदी के अंदर अपनी है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी फार्मास्यूटिकल या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो उनको टेस्ट करती हैं अपने प्रोसीजर के तहत और फिर उसकी इजाजत देती हैं। तो स्टेट इस तरह से इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने स्टेट की अथॉरिटीज जो रिकग्नाइज्ड अथॉरिटीज हैं उनके फैसले पर सबसे पहले तो भरोसा करें, क्योंकि हमारे स्टेट ने ही तमाम वैक्सीनेशंस को अप्रूव किया है ना। तमाम जो दवाइयां हमारी मार्केट में आती हैं उनको स्टेट ही अप्रूव करता है। एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि डॉक्टर साहब ने जो बताया प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर्स के हवाले से, वजह ये है कि उनका डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रायल्स होते हैं, जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स वैक्सीन की इमरजेंसी ऑथराइजेशन के पहले जो होता है, उसमें बाय प्रोसीजर प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं डाला जाता। दैट्स अ प्रोसीजर बिकॉज उसका फेज नेक्स्ट है, उसका एक नेक्स्ट फेज होता है जिसके अंदर प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के हवाले से डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसको रिप्रोडक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन फेज कहते हैं, जिसमें एनिमल्स के ऊपर भी कुछ स्टडीज होती हैं। तो वो डेटा इस वक्त मौजूद नहीं, स्पेशली फाइजर के हवाले से मैं ये कहूंगी। तो इस वजह से हमें पता नहीं है अभी कि प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसलिए हम अभी इस वक्त प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज हमें पता नहीं है इस वक्त वो ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग द इम्यूनिटी विल लास्ट, कितने अरसे तक ये वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करेगी, इसका डेटा भी इस वक्त इतना एविडेंस इसके बारे में मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, क्योंकि मेरा वायरल रिसर्च से ताल्लुक रह चुका है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि इस तरह के सिमिलर वायरसेस 12 से लेकर 18 महीने तक इसकी वैक्सीन्स जो हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती रही हैं। इस वायरस के हवाले से भी डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेशंस हैं कि 12 से 18 महीने तक मोस्ट प्रॉब्ली इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात जरूरी है, जो क्योंकि सिर्फ यूके के लोग ये नहीं देख रहे, आई एंटिसिपेट ये चैनल हमारे पाकिस्तान के लोग भी शायद देख रहे हो, इंडिया के भी देख रहे हो, दूसरे कंट्रीज के भी देख रहे हो सकता है उनके पास दूसरी वैक्सीन आए, क्योंकि एक वैक्सीन फाइजर की है, एक वैक्सीन जो है मॉडर्ना के एक कंपनी विच इज ऑल्सो अप्रूव्ड, मॉडर्ना, जो कि यूएस में है। और वो वैक्सीन यूएस में बहुत ज्यादा यूज होगी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और उस वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उसके अंदर खास तौर पे हाई रिस्क ग्रुप्स को डाला गया है, तो उसका डेटा उस हवाले से काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने हाई रिस्क ग्रुप्स को ऐड किया था इन देयर ट्रायल, जो उनके ट्रायल थे। इसके अलावा कुछ अरबिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में, वहां पर एक दूसरी कंपनी की वैक्सीन है जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे कुछ कुलीग्स वहां पर काम करते हैं उनसे कि वहां पर वो वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है। तो रिजल्ट्स भी जो पब्लिश हुए हैं, मैंने डेटा देखा नहीं है क्योंकि उसका पब्लिकेशन आई कोई अभी तक, लेकिन ये कि जो अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई है उससे ये पता लगा है कि उसकी भी 86% एफिकेसी है। लेकिन हमें अभी ये डेटा मैंने नहीं देखा कि वो कितने लोगों पे टेस्ट हुई, उसमें कितनी नेशनैलिटीज के लोग शामिल थे, किस एज ग्रुप के लोग शामिल थे, क्या हाई रिस्क ग्रुप्स शामिल थे या नहीं शामिल थे, क्योंकि एज अ रिसर्चर हम ये चीजें
देखते हैं, जब हम किसी जी। वैक्सीन के डेटा को देखते हैं। हुँ। तो ये कि सही। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा करें लोग जब भी वैक्सीनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपके पर्सनल फिजिशियंस आपको सबसे ज़्यादा बेहतर मशवरा देंगे। आप किसी भी र्यूमर्स के ऊपर ना जाइए और मैं एक हुँ। बात साइंटिफिकली क्लैरिफाई कर दूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये हलाल नहीं है और ये हराम है बिकॉज़ इसमें हुँ। सूअर का यू नो कोई फैट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो ये आरएनए वैक्सीन है। हुँ। प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आरएनए का मतलब ये होता है कि ये प्रोटीन्स से बनी हुई प्रोडक्ट है या प्रोटीन हुँ। ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट है और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स का अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सही। देयर इज़ नो नो रीज़न टू से दैट देयर इज़ अ हुँ। फैट इन इट। ठीक। हो मतलब ही नहीं लोगों को सकता। ज़ाहिर मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि वो ना लगा सकें, बल्कि दूर रहें और एक ज़ाहिर है एक प्रोपेगेंडा है। तो इसी हवाले से अलामा साहब आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में इस वक़्त चल रहा है। ईरान ने जो वैक्सीन बनाई वो अपने लोगों के लिए खुद ही तैयार की है। तो क्या ये जो बातें हो रही हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की और डॉक्टर साहब ने बात की है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि ख़वातीन पे इसका असर ये होगा? और क्या वहाँ भी इस तरह की कोई बहस चल रही है कि ईरान ने जो वैक्सीन तैयार की है, क्या वो दूसरों को भी बेच सकता है या सिर्फ़ ईरानी कौम या ईरान के लोगों के लिए काम आ सकती है? और उसके साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे भी हैं कोई? जी जी, जो ईरान ने बनाई है वो उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम देंगे, तुर्की को देंगे या और जो ममालिक हैं और जो कंट्रीज हैं उनको हम भेजेंगे। इन्होंने सबसे पहले किटें तैयार की थी उनको शख़्स करने के लिए कि किसको कोरोना है, किसको कोरोना नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ सैंपल तैयार किए और लेबॉर्ट्री में ले गए, फिर उनके ऊपर किया गया और आज मजे की बात यह है कि आज ही एक बहुत बड़े जनरल मेजर की बेटी के ऊपर तजर्बा किया गया और उसे ये वैक्सीन लगाया गया। सही। देखें, उस वैक्सीन के मुज़र असरात नहीं है उसमें, बल्कि मुफीद है और वो जान के लिए, जान को महफूज रखने के लिए, इस किस्म की बीमारियों के लिए बहुत ही नाइस और बहुत ही उम्दा करामत है। जिनमें पढ़ा जो हो रहे हैं ज़्यादातर ईरान में नहीं हो रहा, ज़्यादातर हो रहा है पाकिस्तान में हो रहा है। वैक्सीन से बगैरत बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि हमारा साथ का वजीफा बनता है कि हम लोग कुछ छोड़ें, हम देखें कि असल इसमें है क्या। अगर इसके फवायद ज्यादा है, जिस तरह पुतरे थे मसलन बाज़ इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में से पाकिस्तान के इलाकों में या इंडिया की बात करूं, किसी भी मुल्क की बात कर सकते हैं। जब पोलियो के खतरे के बारे में ऐसे प्लान चलाए गए, ऐसा वावेरा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि पोलियो टीम को भी मारा गया, उनको शहीद किया गया कि ये हमारे बच्चों को बगैरत करने के लिए आया है। इसी तरह भी ये जो वायरस आया है, वायरस के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसको सुनाने के लिए क्या इसका राज क्या है? सही। ठीक है, नाम तैयार कर रहा है, ठीक है, वो शरीरात से तैयार कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी कंट्री है, वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो गैर इस्लामी कंट्री है वहां पे अगर ये देंगे या नहीं देंगे, ये खुद ईरान ने ऐलान किया है कि हम दूसरे ममालिक को देने के लिए भी तैयार है। उसमें बात ये नहीं है कि मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, बात हो रही है इंसानियत की। देखिए, ये चीजें जो है ना इंसानियत की दिफा के, इंसानियत की जान के लिए है। इस वक्त ये जो बीमारी आई है, ये किसी को ये नहीं देख रही कि ये मुस्लिम है या मुस्लिम है, ये इंसान है। तो लिहाजा इसके दिफा और इसके बचाव के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, बात कहते हैं इसके पीरियड है 2 मंथ, फिर 2 महीने के बाद फिर दोबारा लगाया जाता या 3 मंथ, जिस तरह सिस्टर फरमा रही थी, या मसा 4 मंथ है, 6 मंथ है या 1 ईयर है, मसा 1 साल। लेकिन ये है कि वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये रही बात। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मराजे के नजदीकी लिहाज से वो चीज जो मुज़र है उससे परहेज की जाए, जो नुकसानदेह नहीं है उसे किया जाए, वो जायज है। सही। ठीक।
ठीक डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसी हवाले से कि जैसे अलाम साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ये कुछ लोग यहाँ पे यकीनी तौर पे ऐसे भी हैं जो नौजवान हमने देखा कि जनाब वो किसी तरह की कोई केयर नहीं कर रहे और घरों से निकल रहे हैं और ये एक नया ज़हन में उनकी चीज़ें आ रही हैं कि जनाब कोई बात नहीं, इसको एक दफ़ा तो होना ही है। तो ये कोरोना वायरस एक दफ़ा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खुद ब खुद दोबारा मतलब हम पे खुद हमें ये दोबारा होगा नहीं। क्या ये बात उनकी सही है कि दोबारा नहीं होगा और इससे बचने के लिए उनको मतलब वो तैयार नहीं है? वो कहते हैं चलो जनाब हो रहा है तो हो जाए। डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है आपको जी, मेरी? जी आवाज़ प्लीज़। जी, ये जैसे आपने फरमाया कि लोग कहते हैं कि जवान है, शायद नहीं होगा या होगा तो बहुत कम सिम्पटम्स होंगे। ये भी एक कम इल्मी की ही एक निशानी है और एक तरह की जी, इग्नोरेंस है। देखिए, इसमें जी, 2-3 जी। चीज़ें हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि कोई जवान है, कोई फिट एंड हेल्दी है, उसको ना हो या मामूली सिम्पटम हो, या हो सकता है सिम्पटम ना हो और उसको कोरोना वायरस हो और उसको सिम्पटम ना भी हो। हुँ, लेकिन वो जी, वायरस आगे ले जाके किसी ऐसे शख्स तक पहुँचा सकता है, जो कि जी एक हाँ। कोई बुज़ुर्ग हो, कोई वल्नरेबल शख्सियत हो, और उसके लिए वो एक हुँ, इंतहाई ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकता है, इवन कि जानलेवा भी हुँ, साबित हो सकता है। एक चीज़ जी बहुत बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग हुँ, देख रहे हैं कि ये वायरस को अब कुछ टाइम गुजर गुजर चुका है और मज़ीद चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। तो ऐसी भी हुँ, चीज़ें देखने में आ रही हैं कि कुछ लोग जिनको बहुत ही यानी कि माइल्ड से मॉडरेट किस्म के सिम्टम्स थे इन्फेक्शन के साथ, उनको कई हुँ, हफ्ते गुजर गए, यानी कि शुरू के हुँ, 3-4 हफ्ते का फेज़ गुजर गया, उसके बाद भी उनको कई हफ्ते, कुछ महीने गुजर गए, लेकिन उनको अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक सीवियर किस्म की फटीग, बॉडी में दर्द, सीने में दर्द, सांस का फूलना, काम ना कर हुँ, पाना, ये कुछ महीनों बाद तक भी चलती आ रही है, जिसको अब एक मेडिकल की गई है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, क्योंकि हुँ, ये सिम्टम लोगों को चलते चले जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो यही जी हाँ। तशवीशनाक बात है। तो उसमें बल्कि यहाँ तक भी देखा गया कि कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत मामूली सिम्टम थे और यंग लोग भी थे, उनको बाद में रिकवरी के फेज़ में उनको स्ट्रोक तक हुए। तो हुँ, हुँ, ये सोचना कि अ, मुझे कम सिम्पटम होंगे, मुझे नहीं होंगे, ये किसी को नहीं पता। हुँ, बॉडी हर एक की इंडिविजुअली रिएक्ट करती है। आपकी बॉडी इसको सही। क्या रिस्पॉन्स देगी, ये किसी शख्स को नहीं पता। आप फिट एंड हेल्दी हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी चाहिए, लेकिन स्टिल हुँ, आप ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी। और वो रिस्पॉन्स हुँ, हुँ, बहुत सीवियर भी हो सकता है, यानी कि हॉस्पिटल एडमिशंस, इंटेंसिव केयर, और खुदा ना खास्ता कुछ केसेस में वो जानलेवा भी हो सकता है। ये तो हुँ, जो आपने सवाल किया था, उस पे 1-2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा वैक्सीन के हवाले से, जी क्योंकि प्लीज़। ये इंग्लैंड के हवाले से अभी कुछ ऐसे एविडेंस एविडेंस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो हुँ, बेम कम्युनिटी है, यानी कि ब्लैक एंड एशियन माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स, जिसके अंदर पहले भी ये देखा गया है कि हुँ, कोविड के केसेस होने के, कॉम्प्लिकेशन के हाई रिस्क पे थे, उनको हाई रिस्क शुमार किया जाता है इसके लिए। एथनिक हुँ, माइनॉरिटीज़ जैसे हम लोग एशियन लोग हैं या ब्लैक लोग हैं। अब जी, उसमें ये चीज़ कुछ कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि वैक्सीन का अपटेक, यानी वैक्सीन लगवाना उनमें कम है हुँ, और हुँ, वो हुँ, थोड़ा हेजिटेंट हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। ऑल्दो जी हाँ, हाई रिस्क ग्रुप है कोविड के लिए, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन की तरफ उनका रुझान निस्बतन कम नज़र आ रहा है, और ये एक बहुत ही हुँ, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में हुँ, इस सिचुएशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हुँ, क्लोज कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो अपना बहुत हुँ, इफ़ेक्टिव रोल अदा करें, यानी कि स्कॉलर्स हैं, लोकल, हर हर कम्युनिटी में कोई ना कोई हेल्थ प्रोफेशनल होता है। तो जी हाँ, मेरे लिए सब लोग अपना रोल इसमें बड़ा एक्टिवली अदा करें, ताकि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये मैसेज क्लियर पहुंच सके और वो देख सकें कि भाई ये एक सेफ चीज़ है और हमें इसमें हुँ, हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। सही। ठीक, डॉक्टर साहब कुछ लोग हमने इस तरह के भी देखे यहाँ पे बरतानिया में ख़ास तौर पे और दुनिया में भी ज़ाहिर है इस तरह के लोग होंगे कि जनाब जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि कोरोना है, लेकिन सिम्पटम कोई नहीं है। मतलब हैं वो बिल्कुल सही, काम भी सही कर रहे हैं, जान-आना भी कर रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे वो उस वायरस को फैलाने का सबब भी बन रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखती हैं आप कि मतलब वो लगता नहीं है, लेकिन वो इससे अफ़ेक्टेड हैं? देखिए, अगर किसी का टेस्ट पॉज़िटिव आया है, तो इसका जी हाँ। मतलब ये है कि वो इन्फेक्टेड तो है। अब हुँ, अगर वो सिम्प्टोमैटिक नहीं है,
उसको कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो हम उसको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। और एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, वो कुछ दिनों तक दूसरे लोगों को तो वायरस ट्रांसमिट कर सकता है और ख़ास जी तौर हाँ, पे अगर उसके आस-पास कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े लोग जी हैं हाँ, या बीमार लोग हैं या ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो कि किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या सीवियर डायबिटिक है या उनका इम्यून जी हाँ, स्टेटस लो है। तो जी वो तो फिर दूसरों को तो ट्रांसमिट करने की टेंडेंसी रखता ही रखता है। तो ये सही, एटीट्यूड हमारी जनरेशन यंग जनरेशन का कि कोई बात नहीं हुँ, मुझे एक दफ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, जी हाँ, मैं तो यंग हूँ। तो मोस्ट जी हाँ, लाइकली मुझे कुछ नहीं होगा और अच्छा हुँ, है उसके बाद मुझे दोबारा शायद ना हो, तो अच्छा है एक जी हाँ, मर्तबा मुझे हो जाए। ये एटीट्यूड ना हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है इस एटीट्यूड की जी, क्योंकि हम इस एटीट्यूड से दूसरों की हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हमारे बिल्कुल, मज़हब से हुक्म है कि ना सिर्फ़ ये कि हम अपनी हेल्थ की हिफ़ाज़त करें, बल्कि हमारी हुँ, ज़िम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि हमारी तरफ से किसी की हेल्थ इम्पैक्ट ना हो, हमारी तरफ से बिल्कुल, किसी को नुकसान ना हो। तो ये बिल्कुल हमारी सही, शरई ज़िम्मेदारी भी है और इख्तियारी ज़िम्मेदारी भी है कि हुँ, सिर्फ़ ये कि हम अपनी हिफ़ाज़त करें हुँ, हुँ, कि अपनी कम्युनिटी जिसके अंदर हम रहते हैं, आस-पास के लोग, हमारे मिलने-जुलने वाले, हम उन सब की भी हिफ़ाज़त करें। बेशक हम यंग और जवान हैं, लेकिन हो सकता हुँ, है कि कोई बंदा कमज़ोर हो सकता है कि कोई कमज़ोर ना भी हो लेकिन उस पर इन्फेक्शन का असर ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हुँ, आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ आम लोगों के समझने के लिए। कि जी, जी, तमाम लोगों को ज़िंदगी में कभी न कभी जॉन्डिस होता है, कभी न कभी टाइफाइड हो जाता है। तो कुछ हुँ, लोगों को बड़ा सीवियर इन्फेक्शन होता है, कभी-कभार अस्पताल भी दाखिल करना पड़ जाता है और कुछ लोग हुँ, घर में कुछ दिनों तक बीमार रहते हैं, एहतियात करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसा सही, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने-अपने घरों में। तो हर बिल्कुल, इंसान की अ, एक जरासीम या एक वायरस से लड़ने की ताकत भी मुख्तलिफ होती है, एक बात। सही, और दूसरी बात ये ठीक, कि हर इंसान के बॉडी जब वायरस उसके बॉडी में घुसता है, तो वो जो रिएक्शन आता है वायरस का, वो हमारे हुँ, जेनेटिक मेकअप से भी उसका ताल्लुक होता है। अ, सही, इसको मैं इस तरह से कहूँगी कि कुछ लोग वायरस के खिलाफ जो प्रोटीन्स या जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग जो हैं, जो प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। तो इससे हमारे जेनेटिक ताल्लुकात भी हैं। सही, अ, सही, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे अल्लामा साहब परसों मैं एक मजलिस सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लोगों को कम हुआ है वायरस। हालाँकि अगर आप जी हाँ, पाकिस्तान में देखें तो एहतियात तो कहीं नज़र नहीं आ रही, ठीक है? तो क्या बिल्कुल ठीक, वजह है कि बिल्कुल, ट्रांसमिशन कम है? तो जैसे हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि शायद फर्स्ट पे कबूल हुई, आई डोंट नो मतलब आई एम हुँ, नोबडी टू कमेंट ऑन दैट लेकिन ये हुँ, कि जेनेटिक टेंडेंसीज़ से ताल्लुक होता है, वायरस की हुँ, हुँ, को मुकाबला करने के लिए, वायरस को मुकाबला करने की कैपेसिटी के लिए। तो अगर जी हाँ, आपको वायरस हुआ है और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ज़रूरी नहीं है किसी और को जिसको ट्रांसमिट आप करेंगे, वो भी एसिम्प्टोमेटिक ऐसा ज़रूरी नहीं सही, है। तो आप पे वाजिब है कि आप इस चीज़ का ख़्याल रखें और जी हाँ, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो क्वारंटीन का पीरियड है उसमें बाहर ना निकलें और उसमें मास्क पहनें, उसमें अपनी हैंड हाइजीन का ख़्याल रखें और कॉन्टैक्ट का ख़ास ख़्याल रखें और इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन-सा स्ट्रेन है और इसकी ट्रांसमिशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी फ़ास्ट है, तो हमारे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं कम्युनिटी को भी ये कहूँगी, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, एज़ पेरेंट्स भी, एज़ घर के बड़े भी और एज़ यंगस्टर्स भी, कि आप प्रोटेक्शन जो हम पहले कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, हैंड हाइजीन का ख़्याल रख रहे थे, कॉन्टैक्ट का ख़्याल रख रहे थे। ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर अभी समझ लें 10 टाइम्स बढ़ गई है। सही, सही। मैं आखिरी जो है अलामा साहब से इस पे थोड़ा-सा चाहूँगा कि थोड़ी-सी
कोई पैगाम जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, तो आपसे गुज़ारिश है कि कोई पैगाम अपनी तरफ से। मेरा पैगाम यही है कि सामीन हज़रात जो भी हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, उनसे मेरा ये है कि खुद की हिफाजत करें और हिफाजत करना ज़रूरी है। अपने बच्चों का ख्याल रखें। खुद अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो ज़्यादातर घर में रहें और मास्क पहने, किसी को गले न लगाएं और किसी को हाथ भी न दें और किसी को ज़्यादा करीब ना हो और फासले की रियायत रखें। चाहे उनकी अपनी फैमिली जब घर से बाहर जाते हैं, आउट होते हैं घर से, जब वापस आए घर में तो आके हाथ धोएं सबसे पहले साबुन, और फिर उसके बाद एंट्री हो जाए अपने घर में। जो हिफाजत करें, जो हिफाजत करें, इस दफा इसी तरह आप और माशरे के बच्चों की भी हिफाजत करें। अब जीवा बनता है कि हम इसकी रियायत करें। ये ऐसी बीमारी है जो ये नहीं देखती ये यंग है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये कौन है, ये खातून है, क्या है। ऐसी बीमारी है कि कुछ लोग मजाक समझते थे। आज अफसोस से कहना है कि वो कब्र में जाके सो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जिद्दी इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मसला, और इसके ऊपर रियायत करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। शरीयत भी इस चीज के बारे में हुक्म फरमाती है और हमारा है और आगे भी इसी तरीके से कि हम अपनी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा इश्तियाक हुसैन काज़मी साहब को ईरान से मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर ज़ैनब मुख्तार साहिबा मेरे साथ मौजूद थी जर्मनी से, और डॉक्टर मौज़म ज़ई साहब बरतानिया से, नोटिंगम से हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम शख्सियात का, और मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम का यही था कि हम बेहतर जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। जैसे कि आपने इस पूरे प्रोग्राम में सुना और देखा भी, गुफ्तगू भी सुनी, उसमें यही मकसद है कि ये जो वैक्सीन आ गई है इसे लगवाएं आप। और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ज़ैनब मुख्तार साहिबा ने भी कहा, डॉक्टर मौज़म साहब ने भी कहा, और अल्लामा इश्तियाक हुसैन काज़मी साहब ने भी इसी पे जो है ज़ोर दिया कि जान बचाने के लिए हमें जो है वो वैक्सीन लगानी चाहिए। इससे डरना नहीं चाहिए, इससे खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीयत जो है, इस्लाम भी हमें इसकी इजाज़त देता है कि अगर जान बचानी हो तो हमें ये चीज़ें यूज़ कर लेनी चाहिए, जबकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, जैसे कि डॉक्टर ज़ैनब मुख्तार साहिबा ने फरमाया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने